मैं अगर आपसे कहूं कि किसी पुरानी मजबूत सी इमारत का स्मार्ट होम रेनोवेशन किया जा रहा है, मतलब दीवारें वही 1944 की हैं, लेकिन अंदर की पूरी वायरिंग, पूरी तकनीक एकदम नई और जापानी है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है आज के हमारे विषय के लिए। बिल्कुल। तो जो लोग आज हमारे इस गहन चर्चा या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं उसमें जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दूं कि आज हम भारत की एक बहुत ही हिस्टोरिक कंपनी एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। मतलब अब वो एक ग्लोबल जापानी पावर हाउस कुबोटा के साथ मिलकर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड बन गई है ना? एकदम सही। और आज हमारा मिशन यही है कि हम इस कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो उनका फाइनेंशियल डेटा और ताज़ा न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके आधार पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझें। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे लेगेसी कंपनियां सिर्फ खुद को बचाती नहीं हैं, बल्कि अपनी पूरी पहचान बदलकर एक नए मार्केट में एकदम आक्रामक तरीके से उतरती हैं। आक्रामक तो ये लोग सच में हो गए। मतलब अगर मैं इनका फाइनेंशियल डेटा देखूं तो वित्त वर्ष 2025 में इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 1265 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 17.5% ज्यादा है। राइट। हाँ, तो ये कोई छोटी छलांग नहीं है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1944 में फरीदाबाद में नंदा ब्रदर्स ने इसे शुरू किया था, और आज देखिए जापान की कुबोटा कॉर्पोरेशन के पास इसमें 53.50% की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। बिल्कुल। और नंदा परिवार के पास 14% और पब्लिक के पास करीब 32.5% स्टेक है। ये ओनरशिप मिक्स ना, सच कहूं तो ग्लोबल तकनीक और लोकल मार्केट की समझ का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। अच्छा, इस पे थोड़ा और बात करते हैं। मतलब कुबोटा ने 53% ले लिया, वो तो समझ आता है कि उन्हें कंट्रोल चाहिए था। हाँ। लेकिन नंदा परिवार का 14% बरकरार रखना, ये क्या रणनीति है? ये बहुत क्रूशियल है। देखो, जब कोई विदेशी कंपनी भारत आती है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं होती, सबसे बड़ी चुनौती होती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सबसे जरूरी स्थानीय किसानों का भरोसा जीतना। क्योंकि भारतीय किसान रातों रात किसी नए ब्रांड पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल। नंदा परिवार के पास पीढ़ियों के रिश्ते हैं डीलर्स और किसानों के साथ। तो वो 14% स्टेक छोड़कर कुबोटा ने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें भारत के इस बहुत ही जटिल बाजार में एक लोकल नेविगेटर हमेशा मिलता रहे। वाओ, ये तो ग्लोबल टेक और लोकल रिलेशनशिप का एक परफेक्ट कॉम्बो है, और इसका असर दिख भी रहा है। हाँ। स्रोत सामग्री से साफ पता चलता है कि एग्री मशीनरी इस कंपनी की रीढ़ है। मतलब कुल सेल्स का लगभग 81% हिस्सा यहीं से आता है। हाँ, 81% एक बहुत बड़ा नंबर है। एग्री मशीनरी ही इनका कोर है अब। लेकिन यार, मेरा मतलब है, यहीं पे मुझे एक चीज बहुत खटकती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक ही कंपनी है और वो 4 अलग-अलग ट्रैक्टर ब्रांड्स चला रही है। आप कुबोटा, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक और डिजिट्रैक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब एक ही कंपनी 4 ब्रांड्स क्यों बनाएगी? हाल ही में इन्होंने 45 से 55 हॉर्स पावर कैटेगरी में डिजिट्रैक सीरीज के 3 नए मॉडल लॉन्च किए हैं। PP46i4WD, PP43i+ और PP41i। और उधर फार्म ट्रैक के तहत भी 30 से 50 हॉर्स पावर का प्रोमैक्स सीरीज पश्चिमी और मध्य भारत के लिए उतार दिया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इससे उनके खुद के कस्टमर्स कंफ्यूज नहीं होंगे, या वो खुद अपनी ही सेल्स नहीं काट रहे हैं? सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन यह सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कैनिबलाइजेशन नहीं है, ये बहुत ही सटीक मार्केट सेगमेंटेशन है। वो कैसे? ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर होता है ना किसान के लिए। नहीं, अब ऐसा नहीं है। भारतीय किसान की जरूरतें बहुत अलग अलग हैं। अगर किसी को सिर्फ वैल्यू फॉर मनी और अच्छा माइलेज चाहिए तो उसके लिए पावर ट्रैक है। अच्छा। अगर किसी को एंट्री प्रीमियम सेगमेंट में जाना है, जहां थोड़ी ज्यादा ताकत हो, तो फार्म ट्रैक है। भारी कामों के लिए डिजिट्रैक है। और अगर किसी को बिल्कुल प्रीमियम जापानी तकनीक चाहिए तो कुबोटा खुद है। राइट। एकदम सही। तो बेसिकली वो हर बजट और हर जरूरत वाले किसान को अपने ही शोरूम में रखना चाहते हैं, कोई बाहर न जाए। विकल्प का भ्रम जिसे कहते हैं। ग्राहक को लगता है वो चुन रहा है, पर पैसा एक ही कंपनी के पास जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी और नए R&D के लिए बहुत सारे पैसे और फोकस की जरूरत होती है, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, वो रेलवे बिजनेस वाली बात। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसकी तुलना एक एथलीट से करूं
तो ये ऐसा है जैसे कोई एथलीट 10 अलग-अलग खेलों में भाग लेने के बजाय सिर्फ अपने एक सबसे बेहतरीन ओलंपिक इवेंट पर पूरा ध्यान और ट्रेनिंग लगा रहा हो। बहुत सही एनोलॉजी है। 23 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस सोना कॉमस्टार, जिसे सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग्स भी कहते हैं, उनको बेच दिया। और वो भी 1600 करोड़ रुपए में। हाँ, 1600 करोड़ में। और ये एक स्लम्प सेल थी। लेकिन मुझे ये समझाइए, जो बिजनेस भारतीय रेलवे के लिए ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन और कपलर्स बना रहा था और वो भी प्रॉफिट में था, तो उसे बेचने की क्या जरूरत थी? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पेरेंट कंपनी कुबोटा के ग्लोबल विजन का हिस्सा है। उनके लिए रेलवे इक्विपमेंट एक नॉन कोर बिजनेस था। मतलब उनका असली प्यार सिर्फ ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन मशीनरी है। बिल्कुल। व्यापार में कहते हैं ना, किल योर डार्लिंग्स। अगर आपको दुनिया में नंबर 1 बनना है तो आपका सारा फोकस, आपकी सारी पूंजी एक ही जगह होनी चाहिए। तो उस रेलवे बिजनेस से जो 1600 करोड़ रुपए आए, उसका इस्तेमाल अब कहाँ हो रहा है? क्योंकि डेटा बताता है कि ये लोग बहुत ही आक्रामक विस्तार कर रहे हैं। हाँ, वो पैसा सीधे उनके कोर बिजनेस की ग्रोथ में जा रहा है। मुझे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बड़ा नंबर दिखा। उत्तर प्रदेश के जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास ये 4500 करोड़ रुपए के निवेश से एक ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रहे हैं। सही कहा। और इस प्लांट से सालाना 1 लाख यूनिट्स की क्षमता जुड़ेगी। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं है। और इसके साथ ही हरियाणा में भी R&D और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2021 तक 2000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। मतलब ये तो पैसों की बारिश कर रहे हैं अपने कोर बिजनेस पर। और ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये जापानी कार्यकुशलता को भारत लाने की बात है। जो उनका कुबोटा प्रोडक्शन सिस्टम है ना, वो इस प्लांट में दिखेगा। और इसका एक बहुत बड़ा कारण उनका एक्सपोर्ट टारगेट भी है। हाँ, एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी इनका एक्सपोर्ट केवल 5 से 7% है, लेकिन इनका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में इसे 15% तक लेके जाना है। और इसके लिए वो मुख्य रूप से मेक्सिको और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बाजारों पर फोकस कर रहे हैं। यूरोप में भी भारतीय मॉडल्स की मांग बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा रुकना होगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम मार्केट की जमीनी हकीकत देखते हैं तो तस्वीर इतनी सुनहरी नहीं लगती। आप डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वित्त वर्ष 2026 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट शेयर गिरकर 10.8% पर आ गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है। मतलब ये अपने ही घरेलू मैदान भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टैफे और सोनालिका जैसे कड़े प्रतिस्पर्धियों से पीछे छूट रहे हैं। हाँ, एक्सपोर्ट्स में उन्होंने 54% की शानदार ग्रोथ दिखाई है, वो डेटा में है। राइट। लेकिन वो डोमेस्टिक मार्केट के नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप अपने ही देश में हार रहे हैं तो यूपी में 4500 करोड़ का प्लांट लगाकर दुनिया जीतने का सपना देखना क्या प्रैक्टिकल है? इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है और आपका सोचना बिल्कुल जायज है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें कुबोटा के नजरिए को देखना होगा। वो भारत को सिर्फ एक डोमेस्टिक बाजार की तरह नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या है उनकी स्ट्रेटेजी? वो भारत को पूरी दुनिया के लिए एक लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी ग्लोबल सप्लाई हब के रूप में देख रहे हैं। वो प्राइस वॉर में नहीं पड़ना चाहते, वो क्वालिटी मेंटेन रखना चाहते हैं। भले शुरुआत में कुछ मार्केट शेयर का नुकसान हो। मतलब वो कह रहे हैं कि हम महिंद्रा या सोनालिका से कीमत पर नहीं लड़ेंगे, हम अपनी जापानी क्वालिटी पर अड़े रहेंगे। बिल्कुल। और जो जेवर वाला नया प्लांट है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाएगा। जब इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा तो लागत अपने आप कम होगी। और इसी के साथ उन्होंने वन इकेल पहल भी तो शुरू की है। हाँ, शुरू में उसका भी जिक्र है। उन्होंने अपनी 2 अलग-अलग इकाइयों, कुबोटा एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडिया और एस्कॉर्ट्स कुबोटा इंडिया, दोनों का विलय कर दिया है। हाँ, एक सिंगल एंटिटी बनने से उनके ऑपरेशंस बहुत स्मूथ हो जाएंगे और फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। तो बेसिकली ये गिरता हुआ मार्केट शेयर शायद एक ट्रांजिशनल फेज है। वो अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक लंबी रेस की तैयारी है। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव का निष्कर्ष निकालें तो ये स्पष्ट होता है कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ लेटर हेड पर नाम बदलने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने, कड़े फैसले लेने, जैसे वो रेलवे बिजनेस को बेचना, और भविष्य की तैयारी करने की एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही कहा। और मुझे लगता है कि व्यापार हो या जीवन, आगे बढ़ने के लिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका कोर क्या है और किन चीजों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। एकदम सही बात है। कभी कभी आगे दौड़ने के लिए कुछ भारी चीजों को रास्ते में ही छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अब जाते जाते जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने आज ट्रैक्टर्स की बात की, मार्केट शेयर,
इंजन क्षमता और 4,500 करोड़ के प्लांट की बात की। ये सब मशीन और लोहे की बातें हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या भविष्य की खेती सिर्फ लोहे और हॉर्स पावर पर ही निर्भर करेगी? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? जापानी प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की इतनी विशाल कृषि भूमि का ये जो गठजोड़ बन रहा है, क्या ये आने वाले कल के डेटा ड्रिवन स्मार्ट फार्म्स की नींव तो नहीं रख रहा? मतलब जहाँ ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन न होके एक चलता फिरता डेटा सेंटर बन जाए, जो मिट्टी की नमी, मौसम और खाद की जरूरत को रियल टाइम में प्रोसेस करें। शायद यही वो भविष्य है जिसके लिए कंपनी आज इतना बड़ा दांव लगा रही है। इस बारे में सोचना सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये खेती के भविष्य की एक बहुत ही रोमांचक तस्वीर है।